हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजीटी कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूनिट 1 ऑफ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप। रट्टा वट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम शांति से देखना। पेन ले लो, पेपर ले लो और दिमाग को रखो ऑन। एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ईजी कर देंगे आप लोग के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का यूनिट है फर्स्ट और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी क्या होती है। बेटा देखो, एक नॉर्मल इंसान और एक एंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर है ना, अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकालता है, वो सेंस कर लेता है कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बड़ा बिजनेस बन सकता है। बेटा देखो, आइडिया और अपॉर्चुनिटी में फ़र्क है थोड़ा सा। जैसे अपॉर्चुनिटी आती कोई बेसिक आइडिया से ही है। जैसे दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं ये बिज़नेस कर लूँ, वो बिज़नेस कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। एंड जब आप लोग पढ़ाई करते हो ना, तब तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको फंडिंग दे दूँ, 10 लाख दे दूँ और आपको बोलूँ कि अभी बिज़नेस स्टार्ट करो, तो फिर आप सोचने लग जाओगे कि कौन सा करो। तो हर बार बच्चा बोलता है ना, दिमाग में 1760 आइडिया है, लेकिन किस पे काम करना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ बिज़नेस बन सकता है, यहाँ कमाई का जरिया है, यहाँ पर मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी। हर आइडिया अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। कई सारे आइडियाज़ दिमाग में आते हैं कि ऐसा बिजनेस हो सकता है, ये प्रोडक्ट बिल्डअप कर सकते हैं, ये सर्विस का बिजनेस चालू कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में लगता है कि इसमें कमाने को कुछ मिलेगा नहीं, मतलब है ठीक है, लेकिन इतना कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम लोग उस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। तो हर आइडिया क्या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है? नो। आप लोग ने शार्क टैंक्स में भी देखा होगा, इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन क्या शार्क सबको पैसा उठा के दे देते हैं? नहीं देते हैं। वो लोग कुछ चीज़ें ढूंढते हैं। वो लोग एक देखते हैं कि यार ये पैसा इन्वेस्ट करने जैसा है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। देखो, एक एंटरप्रेन्योर एक है जो इसको क्या करता है बेटा, स्पॉट करता है। एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आ जाता है। हमारे दिमाग में तो कभी नहीं आया। ओला उबर जैसा कुछ हम लोग भी चालू कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसके बाद आया होगा, लेकिन पहले तो नहीं आया ना। यार कितना सिंपल सा बिजनेस बनाया इन्होंने, या डिलीवरी ऐप का बिजनेस बना दिया, कितना सिंपल बिजनेस बनाया, लेकिन पहले मेरे दिमाग में नहीं आया। अभी मुझे पता है कि चलो इस तरीके का बिजनेस बन सकता है, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा को दिमाग में सोचा कि यार ग्रॉसरी भी ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर डिलीवर कर सकते हैं, ब्लिंकिट, है ना, तो उनके दिमाग में ये आइडियाज़ आए और उन्होंने उस पर काम किया और आज एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो देखो, एक एंटरप्रेन्योर वो है जिसके दिमाग में इस तरह के आइडियाज़ आते हैं और उस पर वो काम करता है। जो प्रोसेस है वो हमारा सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे हम एक बेसिक आइडिया से एक बिजनेस एंटरप्राइज खड़ा करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक पूरा प्रोसेस है ये, और लास्ट में जो हमारा आउटकम होता है दैट इज़ एंटरप्राइज। ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर एक के दिमाग में तो आती ही नहीं है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आखिर में है क्या? तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मीनिंग ऐसा है कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया। एक ऐसा आइडिया जिसको तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो बिजनेस खड़ा करने में और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारे आइडियाज अपॉर्चुनिटी है, आंसर इज नो। सारे आइडियाज अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिर्फ वही आइडिया अपॉर्चुनिटी है जिस पर मैं काम करूंगा और उस पर मुझे प्रॉफिट्स होंगे, है ना। तो देखो, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक तो उस गुड का या उस सर्विस का एक अच्छा मार्केट होना चाहिए, भाई कस्टमर होने चाहिए उसको खरीदने के लिए, है ना। आपने कोई बहुत आलीशान प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन हार्डली 1-2 जन के काम लगेगा। ऐसा प्रोडक्ट भी किस काम का, जो मासेस को नहीं पहुंच पाए। सेकेंड, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो और सिर्फ 1000-2000 कमाएंगे, यार 1 करोड़ रुपये बैंक में रख दे यार, ऐसे ही लाखों में कमा लोगे यार। क्यों आपको इतना सारा ताम झाम करना है, बिजनेस के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करने हो 1000 रुपये कमाने के लिए? यार 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 1000 रुपये कमाएंगे क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको क्या चाहिए? बड़ा, है ना। तो कई बार क्या होता है, आइडिया दिमाग में बहुत आता है, सर मैं ना 7 स्टार होटल खोल देता हूँ। अभी आएगा कौन? ये गाँव के अंदर जो 7 स्टार होटल खोलेगा, ठीक है, कौन आएगा? हाँ, अगर आ सकते हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो बात अलग है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। तो देखो, शार्क टैंक के अंदर भी चले जाओ तो शार्क्स भी ना बहुत सारा कुछ सोचते हैं, फंडिंग दे ना दे, फंडिंग दे ना दे। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखो, अगर आपने देखा होगा कि अगर वो लोग रिजेक्ट करते ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण देते वो लोग कि मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ, है ना।
वो नम्रता का मत बताना, वो तो एक ही, ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसीलिए आई एम आउट। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें शार्क्स देखते हैं कि भाई ये एक्सपर्टीज़ के अलावा क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो देखो। सबसे पहला वो देखते हैं कि मार्केट में उस चीज़ का स्कोप होना चाहिए। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आए हो जो मार्केट में बिकना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, लोगों को जेन्युइनली उसको खरीदने का है, लोगों को प्रॉब्लम है, चल सकता है, ऐसा कुछ होना चाहिए। सेकेंड, एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि मैंने 1 करोड़ आपके बिजनेस में लगा दिया और आप सिर्फ मुझे 1000, 2000, 10,000 कमा के दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एटलीस्ट यार एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। भाई एफडी में मैं पैसा रखता हूँ 6-7% रिटर्न मिलेगा, एटलीस्ट मेरे को 20% रिटर्न तो बिजनेस से एक्सपेक्ट करूँ मैं। फिर आता है प्रैक्टिकलिटी। कई बार आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार है, अपन क्या करेंगे, टूर करवाएंगे, अपन लोगों को मून पे ले जाएंगे, फिर वहाँ से वापस लेकर के आएंगे, वहाँ पे सेल्फी भी खींचेंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली अभी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फोर्थ है कॉम्पिटेंसी। एंटरप्रेन्योर में दम होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर में दम होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए कि इस तरह के बिजनेस को खड़ा कर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट इज पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। सिर्फ अभी के लिए नहीं, फ्यूचर में भी इसकी डिमांड रहेगी, फ्यूचर में और ग्रोथ के चांसेस है, और कस्टमर बन सकते हैं। अभी हम लोग एक सिटी में एक्सपांड करेंगे, फिर अल्टीमेटली बहुत सारी सिटीज़ में एक्सपांड कर देंगे और ज़्यादा हम लोग अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। तो ग्रोथ देखा जाता है कि भाई ग्रोथ के चांस है कि नहीं है, ठीक है। तो शार्क्स अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक रीज़न हो सकता है, उनको हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इसका कोई स्कोप ही नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट लाएगा यार, ये किसको चाहिए यार, है ना, ऐसा कोई प्रोडक्ट क्या काम का है ना। दूसरा लग रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न अट्रैक्टिव नहीं है, इतना पैसा लगाने के बाद रिटर्न तो बहुत कम मिल रहा है। थर्ड है प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, आइडिया अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा अपने यहाँ पर। फोर्थ, एंटरप्रेन्योर में दम नहीं लग रहा है कि एंटरप्रेन्योर इस तरह के बिजनेस को खड़ा भी कर सकता है, ऐसा नहीं लग रहा है। एंड फोर्थ, पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है इसमें। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तभी कहला सकती है जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हो। बाकी हर आइडिया को तुम अपॉर्चुनिटी बोलोगे तो ये गलत है, हर आइडिया अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले 5 चीज़ें चेक करो कि 5 चीज़ें हैं उस आइडिया के अंदर, तो फिर ये एक अपॉर्चुनिटी और इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा ही मज़ेदार केस स्टडी है आपका मील्स ऑन व्हील। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे, अभी तो आप लोग को ये आइडिया एकदम कॉमन लगेगा कि ठीक है फूड डिलीवर होता है, घरों में होता है, तो ट्रेन में भी होता है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, बीच में मुझे खाना खाना है तो, और मुझे रेलवे का खाना नहीं खाना है, मुझे बाहर से मंगवा के खाना है, तो बाहर से खाना आ जाता है। जिस जगह पर आपका गाड़ी रुकेगा उधर वहाँ पर आप खाना ऑर्डर कर पाते हो। तो इन्होंने चालू किया था। अब इन्होंने चालू कैसे किया, देखो कैसे चालू किया। तो पहले तो इन्होंने ना प्रॉब्लम्स देखी, इन्होंने नीड को आइडेंटिफाई किया। ये जिनकी केस स्टडी बता रहे हैं ये खुद ट्रैवल कर रहे थे, तो पुष्पेंद्र जी खुद ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनको रेलवे का खाना पसंद नहीं आ रहा है, और उन्होंने देखा कि अच्छे अच्छे स्टेशन आ रहे हैं, यहाँ पर ये फेमस है, कोटा का ये फेमस है, जयपुर का ये फेमस है, लेकिन वो मंगवा नहीं पा रहे हैं। और उनको ऐसा लगा कि यार काश मैं जिस स्टेशन पे जाऊँ और वहाँ पर उधर का पसंदीदा खाना, उधर के रेस्टोरेंट्स का पसंदीदा खाना मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो उन्होंने इस नीड को देखा, प्रॉब्लम को देखा, और इन्होंने ये भी देखा कि जो इनकी दिक्कत है वो सबकी दिक्कत है, सबको ही खाना अच्छा चाहिए, है ना, लेकिन आएगा कैसे। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी ट्रैवल खाना करके, और उस पर आप लोग अपना PNR नंबर डालेंगे, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपको कौन से स्टेशन पे खाना चाहिए, उस स्टेशन के रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बताए जाएंगे और वहाँ से फूड डिलीवर होगा आपको पास। तो इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि एक प्रॉब्लम तो है, अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब प्रॉब्लम पे उन्होंने काम किया, क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर के आए, और फिर उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट इनोवेट किया, एक प्रोडक्ट निकाला जो कि एक एप्लीकेशन है, और फिर उसको बिजनेस के तौर पे उसने एक्सपांड किया, ठीक है। तो ये होता है पूरा अपॉर्चुनिटी से लेकर कि ये एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस अपना खड़ा होता है। तो पहले प्रॉब्लम एंड नीड को अपन देखते हैं, फिर उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं, फिर उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करते हैं, और फिर बिजनेस कन्वर्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है हमारा। तो यहाँ पर स्टेजेस बताए गए हैं बिजनेस के। डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, पहले नीड एंड प्रॉब्लम को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, स्पॉट करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, अलग अलग आइडियाज़ को इवेल्यूएट करते हैं। अलग अलग आइडियाज़, अपने दिमाग में कई सारे आइडियाज़ घूम रहे होते हैं,
उससे अपन एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं, है ना, और फिर एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जिसको इनोवेशन कहा जाता है, और फिर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनता है फिर। तो कहानी शुरू होती है हमारी सेंसिंग अपॉर्चुनिटी से। आपको अपॉर्चुनिटी सेंस करना आना चाहिए, आपको कॉन्स्टेंटली देखना चाहिए मार्केट के अंदर क्या चल सकता है, क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आइडियाज़ के पीछे लगे रहना पड़ता है आपको। एंड इसी के ऊपर हमारा पॉइंट है परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी को सेंस कर पाते हैं। आम आदमी की नज़र से हट जाता है लेकिन एंटरप्रेन्योर की नज़र में आ जाता है। हम लोग ना शिकायत करते हैं या ट्रैफिक कितना है, ये किसी ने देखा ट्रैफिक कितना है, लोगों को टाइम का प्रॉब्लम है, चलो ब्लिंकिट करवा देते हैं, उनके घर में 10 मिनट में डिलीवरी करवा देते हैं। यार वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, हम लोग शिकायत कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। वो लोग हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं हमें, और वो लोग उस पर क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, सेंस कर लेते वो लोग। अब कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है सेंसिंग के अंदर, बेटा 3 मार्क के अंदर भी आता है और बड़े क्वेश्चन के अंदर भी आता है। अगर आपका 3 मार्क का आंसर है तो आपको सिर्फ ये 1-2 पॉइंट लिखना है। 2 मार्क के अंदर आ गया आपका, है ना, 2 मार्क के अंदर पूछा है तो बस इतना लिखना है आपको कि फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। पहला, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। कोई भी दिमाग में बेसिक आइडिया आता है उसको याद रखो, स्टोर करो। जैसे कि आपने कहीं देखा है मुंबई के अंदर डब्बा वाला कैसे हर जगह डब्बा डिलीवर कर रहे हैं, खाना डिलीवर कर रहे हैं। अब ये आइडिया को मैंने स्टोर रखा, आगे जाकर के कभी भी मेरे को ग्रॉसरी डिलीवर करने का हो तो वही मेरे को काम लग जाएगा आइडिया। कुछ तो बेसिक रॉ चीज़ होनी चाहिए ना मेरे पास जिसके ऊपर से मैं काम कर सकूं। तो एक है कि आप कितना आइडियाज़ को अपने पास प्रिजर्व रखते हो, स्टोर करके रखते हो, वो। सेकेंड, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप कितना इन्फॉर्मेटिकली एक्टिव रहते हो। आज की तारीख में डेटा इज़ एवरीथिंग, इन्फॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग। अगर आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको पता चला कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, सोलर पैनल्स वगैरह पे गवर्नमेंट काफ़ी सारी सब्सिडी दे रही है, आपने क्या किया, उसका बिजनेस ओपन कर दिया। आपने एक इन्फॉर्मेशन ली और उसके ऊपर से आपने बिजनेस खड़ा कर दिया। एंड एक होता है ये एलोन मस्क जैसे लोग जिनका अलग ही लेवल चलता है, अलग ही विजन है उनका, अलग ही क्रिएटिविटी है, चांद पे पहुंचाना है लोगों को, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ अपने आप चल रही है। यार उसका अलग ही लेवल है, उसका अलग ही विजन चलता है, उसका अलग ही क्रिएटिविटी है। तो बंदे ना अपने जैसे नहीं सोचते कि भाई प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ नया देने का ट्राई करते हैं कि भाई मार्केट में ऐसा चीज़ लाओ जो किसी को ज़रूरत है नहीं हो लेकिन कुछ नया हो, इनोवेटिव हो, लोग यूज़ करेंगे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पहले यूज़ में भी नहीं आती थी लेकिन आज वो आया मार्केट के अंदर इनोवेशन के तौर पर, और आज हम लोगों की आदत पड़ चुकी है वो। तो ये वो लोग होते हैं जो विजन पे चलते हैं। तो अगर 2 मार्क के अंदर आंसर आता है तो ये 3 पॉइंट लिखना है, लेकिन अगर बड़ा आंसर आ जाता है तो इसको इलॉबरेट करके लिखना है आपको। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, जो अपना ये फर्स्ट पॉइंट था, देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट था एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, उसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सपांड कर दिया। एक्सपांड कैसे किया, तो इन्होंने बताया कि भाई ये कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से बेसिक आइडिया आता है। आपने ये तो बोला कि बेसिक आइडिया को स्टोर करके रखने का, प्रिजर्व करके रखने का, लेकिन ये आइडियाज़ आते कहाँ से, ये छोटे छोटे आइडियाज़, बेसिक आइडियाज़ कहाँ से आते, रॉ आइडियाज़ कहाँ से आते? तो बेटा ये आते लोगों की प्रॉब्लम से, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना, उससे। तो एन आइडिया लीड टू अ सॉल्यूशन, और आपने उस प्रॉब्लम का क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर आते हैं चेंज से। मार्केट में देखते जाओ क्या क्या चेंज हो रहा है। अभी एआई आ चुका है, लीगली क्या चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली क्या चेंज हो रहा है, पॉलिटिकली क्या चेंज हो रहा है। अभी ऐसे गवर्नमेंट ने निकाला कि भाई ये प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दो, तो स्ट्रॉ वाले जो पेपर स्ट्रॉ वाली कंपनियां थी वो खुश हो गए कि चलो यार ये तो हमारे लिए अच्छा है, ये चेंज हमारे लिए अच्छा है जो आया है। फिर इन्वेंशंस क्या क्या हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी क्या क्या आ रहे हैं मार्केट के अंदर, वो आप देखते रहो। फिर आप कंपटीशन देखो, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ना। फिर इनोवेशन, कुछ नए मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स ऑफ द वैल्यू एज वेल एज न्यू एंड क्रिएटिव प्रोसेसेस दैट ऐड वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यहाँ तो ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ तो क्या करो, पुराने प्रोडक्ट के अंदर ही वैल्यू ऐड करो, कुछ पुराने प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ क्रिएटिव कर दो कि प्रोडक्ट नया बन जाए, कुछ मज़ा आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर पहला पॉइंट था अपना एबिलिटी टू प्रिजर्व एंड परसीव बेसिक आइडिया। उसी के अंदर ये पॉइंट्स है कि भाई बेसिक आइडिया आखिर आते कहाँ से, प्रॉब्लम, चेंज, इनोवेशन, है ना, कंपटीशन। और फिर आपका सेकेंड पॉइंट है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो आपको बेटा मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, जर्नल्स पढ़नी चाहिए, किताबें भी पढ़नी चाहिए, आपको सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, आपको ट्रेड शोज़ में जाना चाहिए। बड़े बड़े ट्रेड शोज़ में आपने गए,
आपने पैकिंग का ट्रेड शो देखा, आपने फर्नीचर का ट्रेड शो देखा और आप हैरान हो गए कि यार इतने लेवल के फर्नीचर आ रहे हैं, इतने लेवल के मार्केटिंग का मटेरियल्स आ रहा है, तो आप देख करके सीखोगे कुछ ना कुछ। वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया आ सकता है बिजनेस करने का, है ना। कि आपने कोई अच्छी सी मशीन देखी पैकिंग की, उसके ऊपर से आपने टी शर्ट्स प्रिंट करना, पिलो प्रिंट करना, अलग अलग चीज़ों पे, घड़ी पे नाम प्रिंट करके देना, पेंसिल पे नाम प्रिंट करके देना, ऐसा सब आपने बिजनेस ओपन कर दिया। तो आप कोई ट्रेड शो में गए, वहाँ से आइडिया आ गया। फैमिली मेम्बर्स के साथ, कस्टमर्स, फ्रेंड्स, सबसे बातें करते रहो, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते रहो, वहाँ से आपके बिजनेस खुलेंगे, वहाँ से आपके दिमाग में आइडियाज़ आते रहेंगे। फिर ये तो अलग ही लोग होते हैं, इनका अलग ही विजन रहता है, अलग ही क्रिएटिव रहता है। ये क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ नया निकालते रहना, नया करते रहना, ढूंढते रहते हैं कि मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं, मैं कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आऊं। तो ये लोग ऐसे बंदे होते हैं जो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, ओवरकम एडवर्सिटी, पूरा कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंड एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाना चाहते हैं देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, अपने इनोवेशन द्वारा, अपने इन्वेंशंस द्वारा। अब बेटा बात करते हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग की। देखो बिजनेस एनवायरमेंट क्या है ना, जो अपने बिजनेस को अफेक्ट करता है, और ये अपने कंट्रोल में भी नहीं है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसमें चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने बिजनेस पे आता है। यार चेंजेस हो रहे हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकली कुछ चेंज हो रहा है, इकोलॉजिकली कुछ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज कुछ चेंज हो रहा है, लीगली कुछ चेंज हो रहा है। अब उससे मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मेरे लिए तो कॉन्स्टेंटली एनवायरमेंट को स्कैन करते रहना जरूरी है। जैसे देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे नोकिया ने क्या किया, अगर वो पहले से स्कैन कर लेते कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, उनको अगर पहले से पता चल जाता कि चलो यार एंड्रॉयड ही चल रहा है, पूरा मार्केट ही उसका जा रहा है, तो नोकिया कभी भी विंडोज़ के साथ हाथ नहीं मिलाता था। नोकिया के फ़ोन में विंडोज़ आते हैं, जैसे आईफोन के अंदर iOS है ना, अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं, वैसे ही नोकिया वालों ने क्या किया, एंड्रॉयड नहीं किया, उन्होंने क्या किया, विंडोज़। और विंडोज़ आउटडेटेड हो रहा था, फ़ोन में सब यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है उसके अंदर, लेकिन एंड्रॉयड बहुत चल रहा था। अगर वो लोग पहले ही थोड़ा स्कैन कर लेते क्या टेक्नोलॉजी वाइज अभी एंड्रॉयड ज़्यादा चल रहा है, और पहले ही अपने नोकिया फ़ोन्स के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम डालते हैं, तो आज हो सकता है नोकिया अभी भी लीडर होता है मार्केट के अंदर फ़ोन के। तो एनवायरनमेंट स्कैन करने से आपको फ़ायदे हो सकते हैं, और अगर आने वाले फ्यूचर में अगर आपको नुकसान हो सकता है तो उस आप नुकसान से भी थोड़ा सा बच सकते हैं, आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रिकॉशन जरूर ले सकते हैं, आप लॉस से बच सकते हो। तो देखो एनवायरनमेंट को ना स्कैन करते रहना चाहिए। अब ये एनवायरनमेंट स्कैन करने का मतलब क्या है कि हम लोग केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जिससे हमें या तो बहुत ही जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा या बहुत ही जल्दी थ्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा, और हमें प्लानिंग करना पाएगा। हम लोग हमारे करंट प्लान को, फ्यूचर प्लान को चेंज कर पाएंगे, बिजनेस मॉडल में चेंज कर पाएंगे, और हम उस नुकसान से बच सकते हैं, ठीक है। तो देखो इफ़ यू डोंट एडेप्ट यू डोंट एंड्योर। अगर आप एडेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करोगे, तो बेटा आपका बिजनेस कब फेल हो जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। जैसे नोकिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उन्होंने लोग एंड्रॉयड के पीछे पड़े ही नहीं, वो लोग एंड्रॉयड लेकर के ही नहीं आए, और आज उनका बिजनेस बंद। अभी ब्लैक एंड वाइट टीवी जो बनाता था, उन्होंने देखा कि कलरिंग टीवी आ रहा है, कलरिंग टीवी आया, नहीं किया, मार्केट से आउट। अभी देखो टेक्नोलॉजिकल कितना अपग्रेडेशन हो रहा है, आप लोग देखो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, फिजिकल क्लासेस की जगह आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। अगर मैं ऑनलाइन डिलीवर नहीं करता लेक्चर, तो मेरे लेक्चर अभी आप लोग सुन ही नहीं रहे होते। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ा, हमें भी फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड पर आना पड़ा। अब ये कोविड के टाइम से चलता आ रहा है ऑनलाइन मोड। अब जिन्होंने भी फर्स्ट मोड एडवांटेज हो गया, देखो उनको, पहले चैनल जिसने बनाया, पहले वीडियोस जिसने बनाई, अब उनकी अच्छी है नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई इनकी वीडियोस मिलती है, वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट मोड एडवांटेज मिल गया उनको, है ना। ये रहता है, हम लोग लेट स्टार्ट किया तो हमें वो लेट एडवांटेज मिलेगा, इतना जल्दी एडवांटेज मिलेगा नहीं, लेकिन जिन्होंने पहले स्टार्ट किया उनको पहले एडवांटेज मिल गया, क्योंकि वो लोग पकड़ पाए कि चेंज हो रहा है मार्केट के अंदर, वो लोग तुरंत ही क्या कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो देखो एनवायरनमेंट स्कैन करते रहना। अगर आपने एनवायरनमेंट स्कैन किया, अगर आप देखते रहते हो कि पॉलिटिकली, लीगली, इकोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और उससे मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो आप काफ़ी सारा प्रॉफिट बना सकते हैं या लॉस होने से बच सकते हैं। अब इसमें पहला एडवांटेज आपका होता है इसी तरीके के एनवायरनमेंट स्कैन करते रहने से, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिन्होंने भी कोविड के टाइम से ऑनलाइन वीडियोस बनाना चालू कर दिया था, आज उनका बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है।
आज मार्केट में उनका नाम जाना जाता है कि भाई ये फर्स्ट मोर एडवांटेज उनको मिला। हमने लेट स्टार्ट किया तो हमें ये बहुत ही टाइम लगेगा अभी इतना शेयर करने में, कवर करने में। अब देखो ये वॉल्वो है, उन्होंने पहले ही देख लिया कि लग्जरी ब्रांड, लग्जरी बस सेगमेंट में बहुत बड़ा मार्केट है। तो आज वॉल्वो का कितना बड़ा मार्केट शेयर है। सेकेंड, आप अपनी स्ट्रेटेजीज, आप अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आपको पहले ही पता चल जाता है मार्केट में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में भी चेंजेस को लेकर के आ सकते हैं। आप भी पूरा चेंज कर सकते हैं। पहले आप रखते थे कि भाई ऑनलाइन डिलीवर हम लोग नहीं करेंगे, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होगा, लेकिन अब आपने अपने आप को चेंज कर दिया, आपने अपनी पॉलिसीज़ को बदल दिया। अब आप लोग रिटर्न एक्सेप्ट करते हो, 10 दिन तक, 15 दिन तक रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हो। आप लोग ऑनलाइन भी डिलीवरी कर रहे हो, आप लोग होम डिलीवरी भी कर रहे हो। आपने चेंज किया मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो प्रॉफिट तो हो गई आपको। फिर है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अभी जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके रेट बढ़ रहे हैं, उसके रेट बढ़ रहे हैं। अगर मैंने पहले ही सेंस कर लिया होता कि भाई कौन कौन सी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, और अगर मेरा उसी चीज़ का बिज़नेस है, मेरा कंप्यूटर का बिज़नेस है, मेरे ये सारे एसेसरीज़ का बिज़नेस है, तो मुझे पता है कि हार्ड डिस्क की वैल्यू बढ़ने वाली है, रैम का कॉस्टिंग बढ़ने वाला है, तो मैं पहले से ही वो रिसोर्सेज खरीद के रख दिए। और जब मैंने खरीदे तब इकोनॉमिकल प्राइस था, तब प्राइस सस्ता था। जैसे सिल्वर मैंने बहुत ही कम रेट में खरीद के रख दिया, मुझे पता था कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, मैं एनवायरनमेंट से कनेक्टेड था, मैंने देखा कि ये इन फ्यूचर डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, प्राइसेस बहुत हाई जा सकते हैं, तो हमने कम रेट में ही उसको एक्वायर कर लिया चीज़ें। रॉ मटेरियल सारा हमारा कम रेट में आ गया, तो हमें फाइनेंशियली बहुत ही फ़ायदा पड़ा। नेक्स्ट है बेटर परफॉर्मेंस। जो भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखता है बिजनेस एनवायरनमेंट की और उसके अकॉर्डिंग टाइमली, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली नेसेसरी चेंजेस करना अपने बिजनेस में, नहीं तो बिजनेस चलेगा ही नहीं ना। और आपका परफॉर्मेंस पूरा बिजनेस का किस पे डिपेंड करता है। अगर आपने चेंज किया तो खाली नॉलेज होने से कुछ नहीं होता बेटा, आपको अडप्ट करना पड़ता है, आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं कि नहीं यार अभी ये चेंज हो रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा। अभी होम डिलीवरी वाला सिस्टम है, मुझे भी अपने बिजनेस के अंदर होम डिलीवरी देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। आप तुरंत ही इस चीज़ को करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। फिर आता है सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू कोप अप विद रैपिड चेंजेस। आप जैसे ये मैंने बताया ना कि यार कितने एंटरप्रेन्योर बस जानते सब कुछ है लेकिन उनका मन नहीं मानता है, मतलब वो ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इतने सालों से हम जो करते आ रहे वही सही है, अभी एकदम से नया चेंज कैसे लेकर के आए। हम अभी तक ये टाइट फिट वाली जीन्सें बेचते थे, बहुत बिकती थी, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स थे हमारे। अब आप कह रहे हैं कि अब लूज़ फिट का ज़माना है, अब मैं कैसे मान लूँ यार, मैं लूज़ फिट कैसे कर दूँ यार। तो मानने को रेडी नहीं होते, रैपिड चेंजेस करने को रेडी नहीं होते। तो अगर एंटरप्रेन्योर रेडी नहीं है चेंजेस लाने का तो बेटा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जैसे ही कुछ भी चेंज आया तो आप भी अपने बिजनेस में उसको तुरंत ही एडप्ट करें। एंड इमेज बिल्डिंग, अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करते हैं और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में तुरंत वो बदलाव को लेकर के आते हैं तो आपकी एक इमेज बहुत ही रेप्यूटेड वाली रहती है कि यार मार्केट के अंदर जो भी नया होता है इनके पास रहता है ना। अब आपकी गाड़ियाँ चलती थी लेकिन गाड़ियों के अंदर अब आपने जीपीएस लगा दिए, आपने वाईफाई उसके अंदर लगा दिए, आपने ऑनलाइन बुकिंग चालू कर दी, तो लोगों को लगता है वाह यार ये तो एकदम अपग्रेडेड वाला है, यही गाड़ी में मेरे को बुकिंग करना है, अब से कहीं भी जाना है इसी की गाड़ी बुक करूँगा मैं। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं आपके किस चीज़ के, अगर आपने एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन किया तो। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, कौन कौन से एनवायरनमेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर आपके आते हैं पेस्टल मॉडल, PESTEL, पेस्टल, है ना। ये मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट में होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट दो प्रकार, माइक्रो एंड मैक्रो। जो मैंने बताया पेस्टल, PESTEL, वो पूरे मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। शॉर्ट फॉर्म है पेस्टल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही है। तो ये हो गया मैक्रो के अंदर। अब पॉलिटिकली देखो, पॉलिटिकली सरकार ने कुछ टैक्सेशन में पॉलिसी लेकर के आ गए, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो हर गवर्नमेंट की ना एक आइडियोलॉजी होती है। जैसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बिज़नेस को कितना सपोर्ट करती है, अगर वो बिज़नेस को ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनके जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो सारे बिज़नेस के फेवर में होती है, तो ये गवर्नमेंट अगर टिकी रहेगी तो बिज़नेस को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कोई सरकार बदलती है और ऐसी सरकार आ जाती है जो बिज़नेस के अगेंस्ट है, जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है, तो उससे बिज़नेस को लॉस होगा।
तो गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो उनकी पॉलिसीज़ भी स्टेबल रहेगी, है ना, सपोर्ट भी स्टेबल रहेगा और उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। फॉरेन की क्या रेगुलेशंस है, अगर फॉरेन से चीज़ें सस्ती आ जाती है, अगर सस्ते रेट में आ जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। लेकिन अगर सेम टाइम पे मेक इन इंडिया होता है, सब लोग स्वदेशी अपनाते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट भी काफ़ी मिलता है मेक इन इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो उससे हमारे बिजनेसेस को फ़ायदा होता है। फिर इकोनॉमिक, अभी इकोनॉमिकली क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, इनकम रेट कितना चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। जैसे कि मान लो बैंक वाले इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं होम लोन पर, तो जितने भी बिल्डर्स है सारे खुश हो जाते हैं। बिल्डर्स खुश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर अगर आपको होम लोन मिल रहा है तो आप घर खरीदेंगे। यानी एज अ बिल्डर मेरा घर तो तुरंत बिक जाएगा, मेरा 50 लाख 1 करोड़ का मैंने फ्लैट बनाया, तुरंत सारे के सारे बिक गए, क्योंकि होम लोन अवेलेबल है, कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों ने ले लिया। डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की इनकम, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों के एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। फिर वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, रील्स बनाना, है ना, वो गाड़ी खरीदते वक्त रील्स बनाना, महंगे महंगे फ़ोन्स लेना, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो लोग जाहिर सी बात है ज़्यादा स्पेंड करते हैं। फिर वो 10 रुपये की चाय नहीं पियेंगे, हम लोग स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पियेंगे 300-500 वाली, है ना। इनकम है भैया, इनकम ज़्यादा है तो हर कुछ पॉसिबल है। लोग डिलीवरी भी घर पे मंगवा लेंगे, भाई 10 मिनट में होम डिलीवरी हो जाए, भले 10 रुपये ज़्यादा जाए। अब यही पहले के लोगों को पूछो, जब इनकम कम थी तो वो लोग इस तरह का स्पेंड करते ही नहीं थे, लेकिन अभी इनकम बढ़ रही है तो लोगों का स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है और उससे बिजनेसेस को भी फ़ायदा होता है। तो आपने अगर देखा कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम अच्छी है तो आप ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट्स लोगों को बेचें, लोग खर्चा करने को रेडी, आप प्रोडक्ट बेचें तो सही उनको। फिर है सोशल, सोशली क्या चल रहा है, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं आजकल ना लोगों को अपने, ऐसा है कोविड के बाद ऐसा हो गया कि यार कल का क्या भरोसा, आज जी ले ज़िंदगी। तो लोग काफ़ी सारा अपना बैलेंस का भी आपने देखा होगा, काफ़ी सारा चलता रहता है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के। कोई कहता है कि 70 आवर्स वर्क करना चाहिए, कोई कहता है कि व्हाट, क्या यार ये कैसी बातें कर रहे हो, है ना, सिर्फ पूरा टाइम काम ही करते रहेंगे तो फिर लेजर एक्टिविटीज़ का क्या, इंसान घूमेगा फिरेगा कब। और अभी लोगों को घूमना है, फिरना है, एंटरटेन होना है, तो ये सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है कि यार लोगों को ये सब चाहिए, दो उनको, पैसा लो उनसे, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए। तो सोशली भी बदलाव आता है। अब देखो लाइफस्टाइल के अंदर कितने बदलाव आ रहे हैं। अभी लोग बहुत कंसर्न हो गए अपने हेल्थ को लेकर के, अपने फिटनेस को लेकर के, तो जिम ज़्यादा चल रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स ज़्यादा चल रहे हैं, डाइट वगैरह सब चल रही है। फिर वो शुगर फ्री वाली चीज़ें बहुत चल रही है, ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत चल रही है। लोग मतलब ऐसा हो गया, लोग एजुकेटेड हो गए हैं कि अब लोगों को नहीं पता चल रहा है कि केमिकल से बनता है, यूरिया से बनता है, तो हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए। और ऐसे में आपके बिजनेस भी बढ़ सकते हैं अगर आपने कुछ ऑर्गेनिक दिया लोगों को। ऑर्गेनिक फेस वॉश दे दो यार, आप 100 रुपये की जगह 500 भी मांगेंगे, लोग दे देंगे आपको, वही ऑर्गेनिक है ना, ठीक है दे दे तो मेरे को। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, अभी AI का ज़माना आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई नई डिस्कवरीज हो जाती है, फिर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर देती है, तो उससे भी काफ़ी सारे बिजनेसेस को ग्रोथ मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है। अभी देखो ना, पहले अपन CD होता था, DVD आ गया, पेन ड्राइव आ गया, अब तो क्या है डायरेक्ट ऑनलाइन इतना सारा डिजिटल डेटा अवेलेबल है, हम लोग देख सकते हैं घर पे ही बैठे बैठे। नेटफ्लिक्स पे अभी तो मूवी देखते हैं, है ना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो गया, घर बैठे बैठे देख रहे हो। देन इकोलॉजिकल अपना एनवायरनमेंट, अभी सब लोग एनवायरनमेंट को लेकर के भी काफ़ी कॉशियस होते जा रहे हैं। एनवायरनमेंट से कितना कुछ हमारी लाइफ जुड़ी है, कनेक्टेड है, लोगों को अब समझ में आ रहा है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, वो समझ में आ रहा है। तो हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के पीछे जा रहे हैं। और यही देखो टाटा वालों ने पहले ही सेंस कर लिया कि लोगों को भी अब ये है कि भाई वो लोग इकोलॉजिकल प्रोडक्ट खरीदे, तो उन्होंने EVs के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। और EV गाड़ी के अंदर वो लोग अभी मार्केट प्लेयर, मतलब फर्स्ट हो गए ना, मतलब मार्केट लीडर बनते जा रहे हैं वो लोग EV के अंदर, कि उन्होंने सबसे पहले एडप्ट किया। लीगल, अगर लीगली कोई चीज़ बैन होती है, किसी पर टैक्सेशन बढ़ जाता है, कुछ लेबर लॉस के कानून आ जाते हैं, कुछ एनवायरनमेंट के कानून आ जाते हैं, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन कर दिया, GST लॉ को लेकर के आगे कोई भी लीगली कोई चीज़ हो जाती है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है बिजनेसेस को। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो जैसे आपने हाईवेज़ के अंदर, हाईवे पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि भाई लीकर नहीं बिक सकता है हाईवे पे। अब जो भी बेचता था उसको तो अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा, उसको तो चाय बना के बेचनी पड़ेगी, पकोड़े बेचने पड़ेंगे। भैया सरकार ने लीकर तो बंद कर दिया, और अगर लीकर बेचना भी है तो फिर थोड़ा अंदर गली में दुकान लेनी पड़ेगी, तो कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। तो कई बार फ़ायदा भी होता है तो कई बार नुकसान भी होता है।
तो ये पेस्टल मॉडल था जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो एनवायरनमेंट। अभी आता है माइक्रो एनवायरनमेंट, जो कि छोटे लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है। मैक्रो बड़े लेवल पे, माइक्रो छोटे लेवल पे। छोटे लेवल पे सप्लायर हो गए, अपने कस्टमर हो गए, अपने इंटरमीडिएट्स हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, जनरल पब्लिक हो गए, उसकी स्टडी करो, उसको स्कैन करो, उनसे बात करो, मुलाकात करो, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। अपने सप्लायर भी अपन को बता दे कि यार अभी ना मेरे शॉप पे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही है, इसका भी ज़्यादा चलन है। तो वो सब भी काफ़ी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करते हैं। कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझो, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करो, क्या चाहते हैं वो लोग, है ना। तो ये सब से भी आपको माइक्रो लेवल से भी काफ़ी अपने बिजनेस के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और उस चेंजेस को आप एडप्ट करके अपने बिजनेस में काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं। अब दिमाग में आता है कि सर ये आइडिया इतना हो गया, बट ये आइडिया आता कहाँ से, हमारे दिमाग में तो नहीं आता। तो बेटा उसके लिए आपको चाहिए हो गया आइडिया फील्ड्स। तो ये आइडिया फील्ड्स क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं, अलग अलग जोन बता रहे हैं कि देखो यहाँ आइडिया मिल सकते हैं, ये जगह है जहाँ से आइडियाज़ निकलते हैं। तो कहाँ से आइडियाज़ मिल सकते हैं आपको, सोर्सेज क्या है, ये आइडिया फील्ड्स हैं। सोर्सेज क्या है, देखो एक तो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड आइडिया। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का नेचर देखो, वहाँ पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ का विंड कैसा है, पानी ज़्यादा आता है वहाँ पर, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे क्या चीज़ नेचुरली है, तो उसके रिगार्डिंग बिजनेस ढूंढो। जैसे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ आपको लगता है कि यहाँ पर प्लांट्स का कल्टीवेशन हो सकता है, यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स अच्छे से हो सकती है, यहाँ पे क्ले ज़्यादा अवेलेबल है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आसपास आपके नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग आप लोग देखो कि अभी एग्जिस्टिंग यूज़ क्या है और उसका और पोटेंशियल यूज़ क्या क्या हो सकता है, और क्या उसमें कुछ आप बिज़नेस कर सकते हो। तो पहले तो आप ये देखो कि भाई क्या आप नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कोई बिज़नेस करना चाहते हो। अगर हाँ, तो देखो आपके आसपास कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उससे आपको आइडिया मिलेगा बिज़नेस करने का। ठीक है, अब जैसे मान लो क्ले बहुत अवेलेबल है, तो उससे आपने सिरामिक का बिज़नेस कुछ ओपन करने का, ब्लू पॉटरी वगैरह कुछ ओपन करने का आपने सोच लिया, है ना। अलग अलग मिट्टी कूल वाली चीज़ें, जहाँ पर बिना रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर के बिना भी पानी ठंडा ठंडा रहेगा। जो भी फ्लावर्स बहुत अवेलेबल है, आ रहा है वैलेंटाइंस, मर गया तो फ्लावर पैदा हर जगह फ्लावर्स तो चाहिए ही, बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर आपके यहाँ पर ईजीली अवेलेबल है तो करिए उसका बिज़नेस, है ना। तो मतलब ये हो गया आपका जो नेचुरली चीज़ें अवेलेबल है उसके ऊपर से बिज़नेस करना, वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट सपोर्ट करता हो नेचुरल चीज़ के ग्रो करने के। फिर होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मैं उसको सस्ता कैसे बना सकता हूँ या मैं उसको बेटर कैसे बना सकता हूँ। आपके यहाँ पर कोई सर्विस दे रहा है लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही आपको लग रहा है कि इससे बेटर सर्विस आप दे सकते हो, इससे कम रेट में आप दे सकते हो, चालू करिए वो बिज़नेस। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर भी हो सकता है। फिर मार्केट ड्रिवन, लोगों को क्या पसंद है, डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, आप सप्लाई चालू कर दो, आपका रेडी मार्केट है। लोगों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चाहिए, कोई देने वाला नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है, आपने चालू कर दिया, आपका बिजनेस डे वन से चलने लग जाएगा। तो देखो मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, थोड़ा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें लोगों को चाहिए, कस्टमर्स के पास कौन कौन सी चीज़ों की कमी आ रही है ना, वो देखो और फिर उसके रिगार्डिंग बिजनेस चालू कर सकते हो। लेकिन उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा मार्केट स्टडी करना पड़ता है। भाई मेरे यहाँ पर इतने आजू बाजू में कोई भी बेकरी नहीं है, स्टार्ट कर दो, डिमांड बहुत है, स्टार्ट कर दो। आपने स्टार्ट कर दिया, इतना पूरा मार्केट आप ही के पास आएगा। ट्रेडिंग रिलेटेड, ट्रेडिंग का मतलब होता है एक जगह से खरीदना, प्रॉफिट ऐड करना, दूसरी जगह बेच देना। आप कहीं घूमने गए, आपको वहाँ का कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग गया, काफ़ी चीप रेट में, आपने सोचा यहाँ से चीप रेट में ख़रीद लेता हूँ और मेरे यहाँ पर महंगे रेट पे बेच दूँगा। तो फॉरेन से कोई माल ख़रीद रहा हूँ, इंपोर्ट करवा रहा हूँ, फिर उसको यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं, या किसी और स्टेट से ख़रीद करके हम लोग यहाँ पर उसको सेल कर रहे हैं। तो ये प्योर हो गया ट्रेडिंग बिजनेस। यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, क्योंकि तैयार माल खरीदा और तैयार माल बेच दिया, इसमें आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री तो आजकल बहुत चल रही है। कुछ आपने रिपेयरिंग का ओपन कर दिया, कुछ फूड का ओपन कर दिया, कुछ भी जो भी जहाँ पर सर्विस की चीज़ें हैं। अभी देखो ना, अभी अपना सर्विस इंडस्ट्रीज कितना चलता है। अभी आपको किसी भी कुछ कारपेंटर की ज़रूरत हो, प्लम्बर की ज़रूरत हो, एप्लीकेशंस आ गई है, उस पर जा कर के बुक करो, कारपेंटर आ जाएगा, है कि नहीं, सब हो जाता है। अभी एक क्लिक पर हो जाता है। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस दे रहे हो आप, गाड़ी रिपेयरिंग का आपने खोल दिया, एसी रिपेयरिंग का आपने स्टार्ट कर दिया, सर्विस देने का स्टार्ट कर दिया। फूड बिजनेस आपने ओपन कर दिया, फास्ट फूड बिजनेस, फैमिली बिजनेस, सैंडविच बिजनेस, आइसक्रीम बिजनेस, है ना, खिलाओ लोगों को, खिलाओ पिलाओ, दोस्ती बढ़ाओ,
ग्रूमिंग इंडस्ट्री, इतनी बड़े से सलोन ओपन कर दो आप लोग, मज़ेदार सर्विस दो लोगों को, है ना, फेशियल वेशियल ये सब करके दे देने का। करियर काउंसलिंग हम भी करते हैं, करियर काउंसलिंग अगर आपको कभी करवानी हो हमसे करियर काउंसलिंग, पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं करते हैं उसके लिए, ठीक है। करियर काउंसलिंग भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है अगर आपको करवानी हो। चेन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, कोई भी सर्विस हो यार, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ रिपेयर करवा रहे हो आप, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रिपेयर करके दे देते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो सर्विस रिगार्डिंग कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा है बिजनेस, तो देखो कौन कौन से हो गए। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग था, ट्रेडिंग बिजनेस के रिगार्डिंग हो गया, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, यहाँ तो क्रिएटिव एफर्ट्स। इसके लिए तो बेटा क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ नया खोजना पड़ेगा, उसके लिए आप टैलेंटेड होने चाहिए कि भाई टैलेंट अपना कैपेबिलिटी के साथ हमने कुछ नया इनोवेटिव कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, कोई नई सर्विस बना दी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को ही हमने क्या कर दिया, हमारे क्रिएटिव आइडिया लगा लगा के कुछ इंप्रूव कर दिया। हमने कोई एक नया प्रोसेस ढूंढ निकाला, सेम चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का एक अलग तरीका ढूंढ निकाला जो कि सस्ता है, टिकाऊ है। मार्केट नए नए ढूंढ निकाले, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मार्केट हमने देख लिया कि अभी तक ये मार्केट में कोई पहुंचा ही नहीं था, हम पहुंच गए। लोग कह रहे हैं यार यहाँ पे कहाँ चप्पल बेचने जा रहे हो, यहाँ कोई चप्पल नहीं पहनता। मैंने कहा यहीं तो बेचनी है साहब, इधर कोई नहीं पहनता, सोचो कितना बड़ा मार्केट है, सबको पहना देंगे हम, है ना। फिफ्थ, फाइंड अ न्यू यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के और क्या यूज़ हो सकते हैं वो भी चालू कर दो, है ना। तो ये हो गया आइडिया फील्ड्स। भैया आइडिया आए कहाँ से, दिमाग में आइडिया कहाँ से लाए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको ले जाता हूँ, जो कि ये बीच का एक टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, वापस इस पर आएंगे। अभी के लिए हम लोग चल रहे हैं ट्रेंड्स पर, क्योंकि एक बार आपने सोच लिया ना कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, नेचुरल प्रोडक्ट के रिलेटेड करना है, सर्विस इंडस्ट्री के रिलेटेड करना है, किसके रिगार्डिंग करना है, थोड़ा आपने सोच लिया, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप ये भी देख लो ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, नेचुरल रिसोर्सेज में किस चीज़ का ट्रेंड है या सर्विस के अंदर किस चीज़ का ट्रेंड है। तो थोड़ा ट्रेंड को भी ना एनालाइज करना चाहिए, थोड़ा ट्रेंड भी देख लेना चाहिए, थोड़ा ट्रेंड स्पॉटिंग करो। कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ट्रेंडी है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, हवा किस जगह बह रही है, क्योंकि आप भी उसी जगह बहोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ट्रेंड स्पॉटर बनना है हमें, और ट्रेंड स्पॉटर बनना है तो कैसे ट्रेंड स्पॉट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग तुरंत ही ट्रेंडिंग चीज़ें लेकर के आते हैं। जैसे मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है, मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है, खरीदते बेचते हैं हम लोग, ट्रेडिंग बिजनेस, लेकिन उसमें मैं ना ट्रेंड बहुत अच्छे से स्पॉट कर लेता हूँ। अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लूज फिट चल रहा है, टाइट फिट चल रहा है, किस तरीके के वेयर चल रहे हैं, मेरे को तुरंत पता चलता है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, सब पता चल जाता है। कैसे, तो एक होता है रीड ट्रेंड्स, ट्रेंड कैसे पता चलते हैं एंटरप्रेन्योर को। एक होता है रीड ट्रेंड, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, बड़े बड़े न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना, पढ़ते जाओ, बस कुछ ना कुछ पढ़ते जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर केस स्टडी भी आती है, आपको केस स्टडी में दे रखा होता है कि उसने कहीं फीड पढ़ लिया, कोई ईमेल न्यूज़लेटर पढ़ लिया, वेबसाइट पढ़ लिया, फॉरम के अंदर कुछ पढ़ लिया और उसको बिजनेस का आइडिया आ गया, उसने ट्रेंड स्पॉट कर लिया, उसने तो देखा ये तो ट्रेंडिंग चीज़ है और उसने बिजनेस चालू कर दिया उसके ऊपर। तो आपको क्या लिखना है कि भाई ये तो ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है, रीड ट्रेंड। कुछ पढ़ करके अगर आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया आ गया तो ये रीड ट्रेंड है। फिर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, न्यूज़पेपर में से, ब्लॉग में से, आरएसएस फीड में से, ईमेल लेटर में से, वेबसाइट में से, कहीं से ही पढ़ा हो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ करके दिमाग लगाया ना, बिजनेस स्टार्ट किया, तो दैट इज रीड ट्रेंड। सेकेंड है टॉक ट्रेंड, बातें करो अपने कस्टमर से, बाजू वाले से। पहले लोग बातें बहुत करते थे, अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे की रील से देखते रहते हैं। पहले लोग बहुत बातें करते थे भाई, ट्रेन में जाते थे एक दूसरे से बातें करते थे, आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बताते थे, तो बातों ही बातों में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती थी। अभी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लोग बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बातें करो, बातों ही बातों में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जनाब, कोई दिक्कत नहीं, वापस से आ जाते हैं हमारे रीड ट्रेंड पर। रीड ट्रेंड के बाद हमारा टॉक ट्रेंड। तब तक बातें करते रहिए हमारे साथ। हाँ, बातों बातों में हमें ये याद आ गया, आप लोग कमेंट वगैरह कर नहीं रहे, कमेंट करिए, हमें पसंद आते हैं वो, इससे बातें होती है अपने बीच। चलो टॉक ट्रेंड, तो टॉक ट्रेंड में क्या है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, आप ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, ऑफलाइन बातें कर रहे हैं, जिससे
आपको काफ़ी हद तक ट्रेंड्स पता चलेंगे कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही है, लोग घर खरीदना पसंद कर रहे हैं कि रेंट पे लेना पसंद कर रहे हैं, लोग लग्जरीज गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं या बजट फ्रेंडली गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। बातें करिए, काफ़ी पता चलेगा आपको कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। फिर वॉच ट्रेंड देखिए, ऑब्जर्व करिए, अब मार्केट में जाइए, ऑब्जर्व करिए क्या चल रहा है, लोग सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ लगाए बैठे हैं, किसका बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन से कलर कॉम्बिनेशन पसंद कर रहे हैं। देखो, ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन इतना कीन करो कि आपको वहीं से कोई ना कोई आइडिया मिल जाए। आपने सिर्फ लोगों को देखा, क्या पहन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या फ़िल्टर कॉफ़ी पी रहे हैं, ओके आप फ़िल्टर कॉफ़ी का बिज़नेस शुरू करो। लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पसंद आ रहा है उनको, उसके ऊपर से आप कोई बिज़नेस चालू कर सकते हो। दैट इज़ वॉच ट्रेंड। अब आता है थिंक ट्रेंड। अब कई बार है ना, केस स्टडी जो आती है ना, इसकी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर केस स्टडी अभी बहुत आती है। अब केस स्टडीज़ के अंदर ना वो लोग आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, बताओ कौन सा ट्रेंड है। तो बेटा सिर्फ जो RSS फीड, न्यूज़ लेटर, ईमेल वगैरह जो मैंने लिया, अगर वो सेम लाइन आती है तो रेट ट्रेंड। सिर्फ पढ़ के दिमाग लगाया और उसने बिज़नेस चालू कर दिया। उसने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा आजकल ये बहुत चल रहा है, उसने चालू कर दिया बिज़नेस। रीड ट्रेंड। किसी से बात किया, कस्टमर वगैरह से बात किया और वहाँ से उसको नीड के बारे में पता चला, उसने बिज़नेस चालू कर दिया। क्या है? टॉक ट्रेंड। कुछ देखा, ऑब्जर्व किया और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, वॉच ट्रेंड। लेकिन अगर ऊपर के 3 में से कोई भी मिक्स में आता है, भाई थोड़ा पढ़ा, थोड़ा खुद का दिमाग लगाया, तो थिंक ट्रेंड। कहीं से वॉच किया फिर खुद का दिमाग लगाया, थिंक ट्रेंड। तो फर्स्ट प्लस 4 थिंक ट्रेंड, सेकेंड प्लस 4 थिंक ट्रेंड, थर्ड प्लस 4 थिंक ट्रेंड। तो थिंक ट्रेंड में क्या होगा? सोचना पड़ेगा। देखने के बाद थोड़ा सोचा, खुद का दिमाग लगाया, पढ़ने के बाद थोड़ा सोचा, थोड़ा खुद का दिमाग लगाया, तो वो हो जाता है थिंक ट्रेंड। तो जो भी आपने देखो लिखा है इसके अंदर, जो भी आपने क्या किया, देखो जो भी आपने देखा, सुना, पढ़ा, ऑब्जर्व किया, फिर आप उसके ऊपर कनेक्शन सेट करते हो, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप उसको और लीड करते हो कि भाई ये कैसे हमारा इस पे बिजनेस डेवलप हो सकता है। तो ये हो गया थिंक ट्रेंड, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन यानी थिंक ट्रेंड, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ट्रेंड कैसे स्पॉट होते हैं। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अब आइडिया फील्ड से हमने आइडियाज़ पता किए, ट्रेंड स्पॉटिंग से हमने देखा कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। तो ये इतने सारे आइडिया फील्ड्स, ट्रेंड स्पॉटिंग, ये सब के थ्रू मेरे अंदर कुछ आइडियाज़ फाइनलाइज हुए। कुछ चीज़ें मैंने सोचा कि मैं इस पर बिज़नेस करूँगा। अब वो आइडिया मेरा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कब होगा? जब मैं 4 चीज़ें स्ट्रैटेजिकली यूज़ करूँगा। पहला, मेरे अंदर स्किल होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, मेरी कॉन्फिडेंस एंड मेरी क्रिएटिव थिंकिंग। ये चारों चीज़ों मिला करके मेरी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो मैंने बहुत सारे बेटा 100 आइडिया सोचे, अलग अलग बहुत सारे आइडिया सोचे, अलग अलग आइडिया फील्ड्स देखे, अलग अलग ट्रेंड स्पॉटिंग भी किया, सब कुछ किया, और तब जा कर के मैंने कुछ फाइनलाइज किया है। और वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में कब कन्वर्ट होगा? जब ये 4 चीज़ें होगी मेरे पास, स्किल, नॉलेज, मेरा कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग, तब जा कर के एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग चाहिए जिससे हम एक आइडिया को क्या कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। अब चलो ये भी हो गया, मैंने आइडिया एक फाइनलाइज कर दिया है, भाई इस आइडिया पे मैं काम करूँगा, भाई मैं वीमेन की सेफ्टी पे काम करूँगा। मैं एक ऐसा गैजेट बनाऊंगा जो वेरेबल होगा, मतलब नेक में है ना, हाथ पे, कहीं पर भी एक एसेसरीज़ की तरह वेरेबल होगा, जो कि अंदर GPS ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ होगा, अलर्ट वगैरह सिस्टम वगैरह सब। तो मैंने इस पे काम करने का सोचा है, ये मेरा आइडिया है और मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूँगा, मैं इसका बिजनेस बनाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा असेसमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये जो मैंने सोचा है वो सही है कि नहीं है, ये वायबल है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा, सब सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि मेरा प्रोडक्ट का असेसमेंट कर रहा हूँ, है ना, मेरा प्रोडक्ट का असेसमेंट कर रहा हूँ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ऐसा कुछ वेरिएबल बनाऊंगा जो कि एक एसेसरीज़ की तरह काम करेगा, देखने में बिल्कुल एसेसरीज़ लगेगा, है ना, नेक में, रिंग की तरह उसको पहन सकते हो, नेकलेस की तरह पहन सकते हो, हैंड में पहन सकते हो, बेल्ट करके पहन सकते हो, है ना, चश्मे की तरह पहन सकते हो। तो एक मेरा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गया कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ। सेकंड,
उसके यूजेज क्या क्या होंगे, तो एक तो उसका एक एसेसरीज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं स्टेटस के तौर पर, है ना, ये फैशन वगैरह के तौर पर। और दूसरा तो ये होगा कि भाई जीपीएस ट्रैक करेगा, तो एक सेफ्टी फीचर्स के तौर पे भी उसको यूज़ किया जा सकता है। अगर इस तरीके का मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो हम क्या नया कर रहे हैं उसके अंदर, हमारी टेक्निक क्या है, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या सोचा है मैंने, एक स्मॉल स्केल पे चालू करना है, एक कॉटेज इंडस्ट्री में चालू करना है, या इसको एक बहुत बड़े लेवल पे चालू करना है ना। कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्टिंग कितना आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, है ना। तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि कॉस्टिंग क्या आएगा। और जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे मैं को यूनिक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको एज अ एसेसरी बेचना चाहता हूँ, जो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जीपीएस भी ट्रैक करता है इसके अंदर। तो वो सारे फीचर डालने के लिए कॉस्टिंग कितना बढ़ेगा, क्या वो मेरे कॉम्पिटिटर से कॉस्टिंग से काफ़ी बढ़ तो नहीं जाएगा, ये भी देखना है मेरे को। मेरे कॉम्पिटिटर अभी क्या कर रहे हैं उनका भी थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा एसेस करना पड़ेगा। खुद को समझने से पहले अपने दुश्मन को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इतना सारा सोच साच के वो सब करें और वो हमसे कई गुना आगे उस चीज़ के अंदर, तो हमारा तो पूरा फेल ही हो जाएगा। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, क्या ये जीपीएस ईपीएस इतने छोटे छोटे सी चीज़ों में ऐड करना पॉसिबल हो पाएगा, क्या वो इतना अच्छे से ट्रैक करेगा, क्या टेक्निकली फिजिबल है, वायबल है, हो सकता है ये सब। फिर एनुअल टर्नओवर, भाई पूरे साल भर में कितना माल बिकेगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेंगे। तो ये तो मैंने पूरा प्रोडक्ट का एनालाइज किया कि मेरे को प्रोडक्ट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। फिर थोड़ा मार्केट भी स्टडी कर लेना चाहिए, क्या मार्केट में इसके रिगार्डिंग डिमांड है, क्या लोगों के अंदर, ये देखो ट्रेंड तो है अभी, सेफ्टी का ट्रेंड है, ये सब तो मुझे पता है, उसी के ऊपर से आइडिया है ना मेरे को। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है क्या मार्केट में, ऑलरेडी बिकते हैं क्या, कितने बिकते हैं, या फ्यूचर में और कितना बिक सकता है। अभी प्रेजेंट सप्लाई कितनी है, ऐसा तो नहीं है कि डिमांड इतनी और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर तो यार रेट कम हो जाते हैं, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, सप्लाई कम होना चाहिए, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो थोड़ा मार्केट को मैंने स्टडी किया, डिमांड अभी ऑलरेडी कितनी है, सप्लाई ऑलरेडी कितनी है, अभी प्राइस क्या चल रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, कॉम्पिटिटर किस रेट पर बेच रहे हैं, है ना। क्या मुझे एक कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा क्या, अगर मैं सस्ता बना देता हूँ तो क्या मुझे कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा क्या। फिर प्रोडक्ट में जो इनोवेशन में करना चाहता हूँ, जो चेंज में लाना चाहता हूँ, है ना, तो वो किस तरीके से मैं कर पाऊँगा। तो ये सब मेरे को मार्केट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और फिर ही मैं मेरे प्रोडक्ट को क्या कर पाऊँगा, मार्केट में लॉन्च करूँगा, एक बिज़नेस उस पर ओपन करूँगा। ठीक है, अब सिर्फ अपने 2 ही टॉपिक बाकी है, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। बस 2 टॉपिक और है, और ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 में से एक टॉपिक तो आने ही वाला है, आता ही है एग्ज़ाम के अंदर, क्रिएटिव प्रोसेस एंड इनोवेशन प्रोसेस। 5 मिनट के अंदर दोनों ख़त्म कर देते हैं होपफुली। तो ये जो लास्ट टॉपिक अपना बचा है, क्रिएटिविटी प्रोसेस एंड इनोवेशन प्रोसेस, उसको हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो इसमें परफेक्टली फिट होता है, एंड सेकंड एग्जाम व्यू पॉइंट से कुछ कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है, तो दोनों देखते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है, सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल देखिए। अगर आपने अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी देखी है तो उसके अंदर उसको एक पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो देखता है कि उसकी वाइफ को अनहाइजीनिक होना पड़ता है, क्योंकि वो जो पैड्स आते हैं पीरियड्स के टाइम पे, पैड्स जो यूज़ होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली थे, तो वो यूज़ नहीं कर पाते थे, तो बेसिक सा क्लॉथ यूज़ करते थे जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक है, जिससे काफ़ी बीमारियाँ भी होती है। तो उनको एक प्रॉब्लम लगी, और तब से उन्होंने सोचा कि मैं इस पे काम करूँगा, क्या ये सस्ते अफोर्डेबल रेट्स पे सबको नहीं दिए जाते, इतने महंगे क्यों है ये। तो उनका दिमाग उस आइडिया पे काम करना शुरू किया, जो कि एक सीडिंग स्टेज था। एक कीड़ा, एक सीडिंग स्टेज, एक सीड, एक बीज बोया, एक बीज आया दिमाग में, एक आइडिया आया कि यार ऐसा क्यों ना कुछ कर सकते, क्यूरियोसिटी आई, इंटरेस्ट आया, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि यार क्या हो सकता है ये, क्यों नहीं हो सकता, कैसे करें इसको, है ना। तो उसके पीछे, अपने इंटरेस्ट के पीछे लग गए, जो उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के पीछे वो लग गए, और उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ते चला गया, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ते चली गई कि क्यों हम लोग सस्ते रेट पे पैड नहीं बना सकते, है ना। फिर आता है प्रिपरेशन स्टेज। अब जो उनका इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी, उसके रिगार्डिंग वो आंसर्स ढूंढना शुरू करते हैं। वो अलग अलग क्या करते हैं, कंपनीज़ के पैड को खरीदते हैं, उसको कट करते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, कॉटन वगैरह है उसके अंदर, हाँ, तो पूरा रिसर्च करते हैं कि एक एक पैड को स्टडी करते हैं कि उसके अंदर है क्या क्या।
तो ये आपका सेकेंड स्टेज होता है प्रिपरेशन स्टेज, जहाँ पर आपके इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी एक अलग ही एंगल पे जाता है। आप आंसर्स के पीछे भागते हो, आपको लगता है कि इस आइडिया के पीछे क्या है ना। तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द आंसर्स टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। आपको सस्ते पैड बनाने हैं, अब आप उसके पीछे आंसर्स देख रहे हो कि इस मेरे आइडिया को कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या है कि आपका सबकॉन्शियस असिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कॉन्शियसली नहीं हो रहा है, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आती जा रही है। अब आप दिमाग में सबके प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हो कि अगर कॉटन यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है ना। अगर अलग अलग मटेरियल आप देखते हो कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, कौन सा वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो आप हर एक के क्या करते हो, प्रॉज एंड कॉन्स देखते हो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के। अब ये आप नहा रहे हो तो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप खा रहे हो तो भी आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती ही जा रही है, ठीक है। फिर एक दिन आप बहुत कंटाल गए, आपसे हो ही नहीं रहा, आपने कॉटन का पैड बना भी दिया, लेकिन आपने उसको जब दिया किसी को टेस्ट करने के लिए तो फेल हो गया। आपको नहीं पता चल रहा क्या हुआ इसके बजाय, और काफ़ी सारे गांव वाले उनको मतलब बहुत जलील करते हैं, तो फिर वो गांव छोड़ के चले जाते हैं और किसी प्रोफेसर के यहाँ पे काम करने लगते हैं। वहाँ पे उनका क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होता है, सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में सब चल ही रहा होता है कि मैं कैसे इस पर वर्कआउट करूँ, कैसे इसको सक्सेसफुल बनाऊँ, क्योंकि उनको सक्सेस मिलता ही नहीं है। आइडिया पे काम करना है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। फिर एक दिन अचानक से उनको ये पता चलता है कि यार ये जो मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो अलग है, ये अब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं है, इसके लिए सेल्यूलोज फाइबर चाहिए। तो सेल्यूलोज फाइबर क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्व करके रखता है। तो ये उनका क्या हो गया, एलिमिनेशन स्टेज, जिसमें उनकी दिमाग की बत्ती जली और उनको पता चला कि ओके ये है चीज़, ये प्रैक्टिकल आइडिया है, ये वायबल है। तो अब उनको एक वायबल सॉल्यूशन मिल गया कि ओके इससे काम चल सकता है, अगर मैं सेल्यूलोज फाइबर अगर मैं यूज़ करता हूँ पैड के अंदर तो फिर काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है लास्ट में टेस्टिंग स्टेज, वेरिफिकेशन स्टेज। फिर वो सेल्यूलोज फाइबर वाला पैड बनाते हैं और कुछ गर्ल्स को कॉलेज की जो उनके नोन में होती है उनको देते हैं टेस्ट करने के लिए, और फिर वो ओके करते हैं कि यार नहीं ये बराबर बने, ये जो आपके ब्रांडेड जो बहुत कॉस्टली होते हैं उसके बराबर ही बने, और वो फिर खुश हो जाते हैं कि भाई चलो इस प्रोडक्ट को कस्टमर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब बेटा उसका कोई शेप, साइज़, कलर, फॉन्ट ऐसा सब तो उन्होंने अभी तक नक्की किया नहीं था। तो लास्ट स्टेज क्या आता है, इनोवेशन। इनोवेशन के अंदर क्या होता है, आप प्रोडक्ट ही डेवलप करते हो, आप उसको साइज, शेप, कलर, फ्रेगनेंस क्या उसमें सेट करना है वो सब आप सेट करते हो, किस रेंज में होना चाहिए, क्या प्राइस में होना चाहिए, आप वर्कआउट करते हो और एक फिजिबल प्रोडक्ट बनाते हो जो मार्केट में सेल कर सको आप, है ना। तो होता है इनोवेशन, ठीक है। अब इनोवेशन के प्रोसेस देखो क्या है, देखो इनोवेशन का सबसे पहला प्रोसेस तो क्रिएटिविटी है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया नहीं आया था, आपको पता ही नहीं था कि इस आइटम को बनाना कैसे, तब तक तो बेटा इनोवेशन हो ही नहीं सकता। तो पहले तो क्रिएटिविटी। पैडमैन मूवी के अंदर अक्षय कुमार को क्रिएटिविटी तो आ गई, सेल्यूलोज फाइबर से पैड बन सकते पता चल गया। अब उसका प्लानिंग करना, प्लानिंग किया। प्लानिंग के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट को पूरा डिज़ाइन किया कि इसका शेप कैसा बनाना है, साइज़ क्या होना चाहिए, इसका ब्रांड नेम हम लोग क्या रखेंगे, प्राइस क्या रखेंगे, और उसके रिगार्डिंग फिर उन्होंने सारे मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किए, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना शुरू की, या घर पे बनाई उन्होंने टेक्नोलॉजी, छोटी सी स्मॉल स्केल में उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई जो कि इस तरह के पैड बना सके, और काफ़ी सारे लोगों को भी हायर किया, मैन मटेरियल वगैरह हायर किया उन्होंने ताकि चीज़ें बन सके, और इम्प्लीमेंट किया, उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया, और फिर रिजल्ट्स आए। फिर उसको बेचने का काम, अब उसको कॉमर्शियली उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स को दे रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को पे बैक कर रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर जिन्होंने भी पैसा लगाया था उनको रिटर्न कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं। तो ये था अपॉर्चुनिटी का प्रोसेस। आई होप आपको ये पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आपको एकदम बेसिक सिंपल तरीके से, फ़न तरीके से समझाने की, विद बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आते हैं और आप और भी यूनिट्स देखना चाहते हैं, और भी सब्जेक्ट्स के देखना चाहते हैं, तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करें और कमेंट करिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आते रहें। थैंक यू सो मच। भावेश शर्वानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।